और वीकली एनालिसिस के बाद हम ये देखेंगे ऐसे कौन से फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जो कि फॉरेक्स मार्केट को इफेक्ट करते हैं, उसमें हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो धीरे धीरे इस सीरीज को हम आगे लेके चलेंगे दोस्तों। सेकंड, कोई भी अगर बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का ट्रेनिंग सेशंस करने चाहते हैं तो हमारे नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं। आप उसके अंदर, एक बैच ऑलरेडी चल रहा है, नया बैच स्टार्ट होने वाला है। अगर आप चाहते हैं उसके अंदर अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना, अपने आप को एक क्राउड से अलग हटके अपने आप को स्टैब्लिश करना एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर, एज ए फंड मैनेजर, तो आप हमारा बेसिक से एडवांस लेवल तक का कंप्लीट कोर्स है जिसमें हम 3 तरह के एनालिसिस को कवर अप करते हैं, फंडामेंटल, टेक्निकल एंड सेंटिमेंट एनालिसिस। और उसमें टेक्निकल्स बेसिक से लेके एडवांस, फंडामेंटल भी बेसिक से लेके एडवांस, और सेंटिमेंट एनालिसिस में कि इंस्टीट्यूशंस की पोजीशंस वगैरह कैसे देखते हैं, कैसे देखी जाए, कहाँ पे आपका मेन इंस्टीट्यूशंस ने सप्लाई डिमांड क्रिएट कर रखा है, वो सारे कॉन्सेप्ट्स को हम कवर अप करेंगे। तो आप अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ankitgoelforex.com पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं फॉर द कोर्स। तो अभी हम चलते हैं वीकली एनालिसिस की तरफ। मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये आपके सामने डॉलर इंडेक्स का चार्ट है। और डॉलर इंडेक्स पिछले, अगर मैं सेकंड क्वार्टर में बात करूं तो पिछले जो दूसरा क्वार्टर था डॉलर इंडेक्स का, वो एक साइडवेज जोन के अंदर निकला, या मैं मैक्सिमम कह सकता हूं कि बेयरिश जोन के अंदर निकला। हालांकि इकोनॉमिक नंबर्स आपके 2% की ग्रोथ रही आपकी, जो आपका हाउसिंग डेटा था उसने एक बहुत अच्छा कमबैक किया है। या अगर मैं एम्प्लॉयमेंट नंबर्स की अगर मैं बात करता हूँ फंडामेंटल ग्राउंड्स पे, तो एम्प्लॉयमेंट नंबर्स आपके बहुत खराब नहीं थे, ओवरऑल ठीक ठाक रहे हैं सेकंड क्वार्टर के अंदर। लेकिन उसके बावजूद आपको एक डाउनवर्ड प्रेशर डॉलर इंडेक्स के अंदर देखने को मिला। अब डॉलर इंडेक्स का जो सीधा सीधा रिलेशन होता है ना दोस्तों, वो आपका इंटरेस्ट रेट्स के साथ होता है। अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है वो फेडरल रिजर्व है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है फेड। और इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिनमें से एक प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर को कंट्रोल करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अब महंगाई किससे कंट्रोल हो सकती है? सबसे प्राइमरी टूल है महंगाई दर को कंट्रोल करने का इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाए तो महंगाई दर आपका कंट्रोल हो सकता है। अब ऐसे कैसे पॉसिबल है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा? क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं? तो वो सारे चीजें हम आज डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके। लेकिन डॉलर इंडेक्स की जो मूवमेंट होती है ना, वो सारी की सारी इंटरेस्ट रेट के इर्द गिर्द घूमती रहती है कहानी। अभी अगर फेड के चेयरमैन आके ये बोल दें कि हम इंटरेस्ट रेट जुलाई के महीने में बढ़ा रहे हैं, या अगस्त के महीने में हम 0.25 बेसिस पॉइंट या 0.50 बेसिस पॉइंट बढ़ा रहे हैं, तो अभी आप देखोगे डॉलर शूट अप कर जाएगा। अभी डॉलर शूट अप कर जाएगा, क्योंकि अगर डॉलर का अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, यानी अमेरिकन इकोनॉमी का अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, तो ये डॉलर के लिए आपका पॉजिटिव सिग्नल है। ये डॉलर के लिए आपका पॉजिटिव साइन होता है। अब क्यों होता है, क्या कारण है इसके पीछे, वो सब हम स्लोली एंड ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं हर बार मना करता हूँ कि आप मेरे स्क्रीन पे प्लीज ना लिखें, ठीक है ना। तो अभी टेक्निकली डॉलर इंडेक्स क्या बोल रहा है? अच्छा, फंडामेंटली क्या है? फंडामेंटली इन्फ्लेशन जो है आपका थोड़ा थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में आ रहा है, यानी जो महंगाई दर है आपका धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अगर महंगाई दर कंट्रोल हो रहा है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के तो कोई आसार नहीं लग रहे, फिर तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट क्यों इंक्रीज करेगा? अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं करेगा तो डॉलर के लिए नेगेटिव है। तो वही सिनेरियो आपका यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि अगर इन्फ्लेशन रेट डाउन है तो हो सकता है जो बचे हुए 6 महीने हैं 2023 के अंदर, गवर्नमेंट सिर्फ एक बार ही इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करे या ना करे। हो सकता है 2024 में जाके इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करे। अगर गवर्नमेंट ने 2024 में जाके इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया तो डॉलर अगले 6 महीने तक आपका डाउन रहने वाला है। डॉलर आपका अगले 6 महीने तक डाउन रहने वाला है। हो सकता है कि ये 100 के लेवल को भी तोड़ दे आपका। तो हम पहले एक बार डेली चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं इसके अंदर। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, मैं आपको पहले भी बताता हूँ, जैसे कि सपोज इस लेवल पे आपका डॉलर इंडेक्स है। एक बार के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझाना चाह रहा हूँ। आपने मुझे फोन किया, या समझो आज हमारा वेबिनार हो रहा है, मैंने बोला जी डॉलर इंडेक्स वीक है।
मैंने वीक बोला, थोड़ा सा नीचे आया और अगले दिन देखो एक नई तेजी पकड़ ली। अब आप क्या कहोगे, अरे यार सर तो कल बोल रहे थे कि वीक है, ये तो भग गया ऊपर। फिर अगले दिन एक और नई तेजी पकड़ ली। आप बोलोगे भाई सर की प्रेडिक्शन गलत हो गई, एकदम दिमाग में आएगा। लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैं आपको 2 दिन की या 3 दिन की बात नहीं बता रहा हूँ। मैं एक ब्रॉडर व्यू आपको बता रहा हूँ, एक लंबा व्यू बता रहा हूँ कि भाई डॉलर इंडेक्स वीक ही है, चाहे ऊपर चला जाए, चाहे और ऊपर भी आ जाता तो भी मैं बोलता वीक है। और उसका रिजल्ट देखो। आप बताओ वीक है या नहीं है, आप बताओ वीक है या नहीं है। तो ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग ये छोटे छोटे पिप्स की मूवमेंट को कैच करते हो। और बीइंग ए प्रोफेशनल ट्रेडर मैं बड़े बड़ा मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। ये डिफरेंस है। उसके बारे में भी हम आगे चल के बात करेंगे। पहले मैं डेली चार्ट पे आपके पास आ जाता हूँ। डेली चार्ट पे एक अप ट्रेंड लाइन से इसने ब्रेकआउट दिया था कुछ दिन पहले। फिर यहाँ पे डबल टॉप लगाया, ब्रेक कर दिया, इस ब्रेकआउट को फेलियर घोषित कर दिया। ये ब्रेकआउट आपका फेलियर हो गया। दूसरी बात, फेलियर का मतलब कि ये शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड में है। लेकिन अगर मैं टेक्निकल का ये वाला पैटर्न देखता हूँ जिसको मैं राउंडिंग टॉप राउंडिंग बॉटम बोलता हूँ, या इसको मैं डब्लू पैटर्न बोल सकता हूँ, ये यहाँ पे अगर मैं डबल बॉटम इसको कंसिडर करूँ, तो टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से तो मेरे को डॉलर इंडेक्स में तेजी नजर आ रही है। लेकिन अगर मैं फंडामेंटल फैक्टर्स अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो मुझे मंदी नजर आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डाइवर्जेंस हो गया। डाइवर्जेंस किस चीज का, फंडामेंटल बोल रहा है वीक है, टेक्निकल बोल रहा है शॉर्ट टर्म में तेजी आ सकती है, क्योंकि जब तक इस राउंडिंग बॉटम का लो नहीं कटेगा। हालांकि राउंडिंग बॉटम का भी हाई भी नहीं कटा है, राउंडिंग बॉटम का हाई भी नहीं कटा है। थ्योरी ये बोलती है कि इसका हाई कटना जरूरी है, तब ये राउंडिंग बॉटम कंफर्म माना जाएगा। लेकिन चलो अगर मैं मान भी लेता हूँ कि अभी हाई नहीं कटा है, लेकिन जब तक इसका लो नहीं कटता है तब तक इसके ऊपर की प्रोबेबिलिटी 101% है। ठीक है ना। लेकिन फंडामेंटल बोल रहा है नहीं सर ये वीक जाएगा। तो अभी इतना जल्दी कुछ कहना सही नहीं है। हमें 2-4 स्टेटमेंट्स की वेट करनी चाहिए, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की या उनके मेंबर रिप्रेजेंटेटिव्स की। उसके बाद हम लोग कहीं ना कहीं इसमें डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन अगर मैं और भी बड़े साइकिल की मैं बात करता हूँ, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, गोल्ड इस साल के अंत तक आपका तेजी रहेगा। यूरो यूएसडी आपका 1400-1500 तक जा सकता है, गोल्ड आपका 3200 से 3500 तक जा सकता है। ठीक है ना। जीबीपी यूएसडी और गोल्ड आपका 2050 से 2100 डॉलर तक आपका आ सकता है। ज्यादा से ज्यादा खिंचेगा तो 2024 का मार्च, यानी अगले मार्च से पहले पहले ही सारे लेवल्स। बिटकॉइन की अगर मैं बात करूं तो बिटकॉइन भी आपका तेजी के अंदर है। बिटकॉइन हो सकता है कि अब तक का जो लाइफ टाइम हाई है वो सबको तोड़ दे अगले मार्च से पहले पहले। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब डॉलर इंडेक्स के बाद हम आते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। अब देखो यूरो यूएसडी ने भी सेम पैटर्न बनाया है, राउंडिंग टॉप बनाया है। यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न है, कप एंड हैंडल से ब्रेकआउट दिया है। अब ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न है ना, ये बेसिकली बनता तो डाउन ट्रेंड में, जैसे पहले डाउन ट्रेंड बनेगा, फिर आपका राउंडिंग बॉटम बनेगा, फिर कप एंड हैंडल बनेगा। लेकिन अगर मैं इसके जगह को इग्नोर कर दूं, इस जिस जगह पे बना हुआ है अप ट्रेंड में बना हुआ है उसको इग्नोर कर दूं, और मैं केवल साइकोलॉजी को देखूं, तो यहाँ पे डेफिनेटली स्मार्ट मनी ने एक्यूमुलेशन किया है। स्मार्ट मनी ने यहाँ पे एक्यूमुलेट किया है माल, इकट्ठा किया है माल, और ऊपर जाने की फिराक में। यूरो यूएसडी आपका तेज है, इसमें मैं बायर हूँ, अभी के रेट पे भी बायर हूँ। 900 आ जाएगा वहां भी बाय करूंगा, 880 आ जाएगा वहां पर भी बाय करूंगा। जब तक ये 800 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देता, जब तक ये 800 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देता तब तक मैं इसके अंदर बायर हूँ। ये ऊपर 1050 तक आपका कभी भी किसी भी तरह जा सकता है। फिर यहाँ पे डेफिनेटली ये रेजिस्टेंस लेगा, 1050 और 1100 के बीच में रेजिस्टेंस लेगा। लेकिन ये 1050 के लेवल को कभी भी ऊपर की तरफ टच कर सकता है। तो इस बात का आपको खासम खास ध्यान रखना है दोस्तों, कि यूरो यूएसडी अभी तेज है। जब तक 800 का लेवल ब्रेक नहीं होता, आप इसमें डिप जब भी आता है बाय करो, ऊपर जब भी तेजी बनाता है सेलिंग करो। ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इसमें बाय कर सकते हो। मैंने आपको मेन लेवल दे दिया है 800 का, जब तक 800 का लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक यूरो यूएसडी आपका तेजी में। अब आपको यहाँ बाय करना है यहाँ बाय करो, 900 पे बाय करना है 900 पे, ये आपकी चॉइस है। मैं तो हर लेवल पे मेरा तो बाय है यूरो यूएसडी। मैंने सुबह भी बाय किया है, फ्राइडे को भी बाय करके गया था मैं, और अभी भी मैंने नीचे बिड लगा रखे हैं बाय के लिए। तो मैं तो तेजी में हूँ। मैं तो 20-20 पिप की स्कैल्पिंग भी कर रहा हूँ उसके अंदर। कुछ लॉट्स मैंने पोजीशन के लिए भी छोड़ रखे हैं। तो ये मेरी अपना डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ।
तो कोई भी ट्रेनर आपको दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर आपको अपनी पोजीशन नहीं बताएगा ऐसे ओपनली, क्योंकि मान के चलो कल को ये गिर गया नीचे, तो आप लोग लोग उसको डर क्या लगता है कि दुनिया हंसी उड़ाएगी, अरे यार देखो ट्रेनर है उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मेरे को उस बात की परवाह नहीं है, जो है लेवल्स वो लेवल्स हैं। जीबीपी यूएसडी जो हमारे पुराने लोग हैं जो मार्केट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो रेगुलर हमारे वेबिनार्स में आते हैं, मैंने पहले से ही बोला था कि 2857 तक आपका जीबीपी यूएसडी जाएगा। यहाँ पे देखो हाई बनाया 2848 कई दिन पहले, और फिर इसने अभी हाई बनाया 2849, ठीक है ना, फ्राइडे को, और अभी भी ये तेजी में है। जब तक ये 2600 के लेवल के नीचे ट्रेड नहीं होता, जीबीपी तेजी में है। जब भी इसने मान के चलो ये वाला लेवल अगर ब्रेक कर दिया, 2850 का जो लेवल है, 1.2850 का लेवल अगर इसने ब्रेक कर दिया, तो ये सीधे 3400 जाके रुकेगा। बीच बीच में 3100 पे भी इसका रेजिस्टेंस है, 3200 पे भी रेजिस्टेंस है, लेकिन लॉन्ग टर्म टारगेट मेरा 3400 का इंटैक्ट है जीबीपी यूएसडी के अंदर। एक बार इसका 2850 लेवल टूटने दो, फिर देखना आप कितनी जबरदस्त तेजी और यहाँ से बनाता है, ठीक है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखना, जीबीपी यूएसडी आपका तेजी के अंदर है। यूएसडी जेपीवाई बहुत बढ़िया, हम आज भी हमने इसमें सेलिंग की थी यूएसडी जेपीवाई के अंदर। जब ये लेवल इसने तोड़ा, ये वाला लेवल जब इसने तोड़ा, तो मैंने 142 28 पे मैंने शॉर्ट किया था, और मैंने 70 के आसपास, 41 70 के आसपास प्रॉफिट को बुक किया। हालांकि मैं अभी भी शॉर्ट पोजीशन में हूँ। ऊपर मतलब अगर आता है तो उसको शॉर्ट करके चलना चाहिए, ऊपर आता है तो उसको शॉर्ट करके चलना चाहिए, नीचे 140.70 तक ये नीचे गिर सकता है। उसने देखो कितना बढ़िया राउंडिंग टॉप पैटर्न बनाया है, कितना जबरदस्त राउंडिंग टॉप पैटर्न बनाया है। बिल्कुल, अगर किसी को ये पैटर्न्स पता है जो कि हम टेक्निकल एनालिसिस क्लास के अंदर सिखाते हैं, देखो ये सब चीज़ तो आप यूट्यूब पे भी सीख सकते हो, लेकिन कहाँ पे इसकी जगह है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है, कैसे इसको ट्रेड करना है, ये एक मेंटर ही आपको बताएगा जो हम क्लासेस के अंदर आपको सिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जितने भी हमारे स्टूडेंट्स थे सबने यूएसडी जेपीवाई को शॉर्ट किया है। इनफैक्ट आज हमने जीबीपी जेपीवाई भी दिया था शॉर्ट पोजीशन, ये देखो जीबीपी जेपीवाई भी हमने शॉर्ट दिया था, बहुत अच्छे लेवल से गिरा है, क्योंकि इसमें भी ये राउंडिंग टॉप पैटर्न बना रहा था। ये देखो ये राउंडिंग टॉप का नेकलाइन टूटा, नेकलाइन के बाद रिटेस्ट हुआ, देन अगेन नीचे, तभी ये शॉर्ट टर्म के लिए नीचे ही गया था। अब यूएसडी कैड पे आप नजर रखना। हालांकि यूएसडी कैड बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखा रहा है आपको, क्योंकि आपका वेनेसडे को आपका कनाडा की, बैंक ऑफ कनाडा की मॉनेटरी पॉलिसी है आपकी। अब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या हो सकता है, अभी 50-50% चांसेस हैं कि हो सकता है कि गवर्नमेंट 25 बेसिस पॉइंट आपका इंक्रीज कर दे, और हो सकता है कि कोई भी चेंजेस ना करे, नो चेंजेस। अब नो चेंजेस के ज्यादा चांसेस हैं, क्यों? क्योंकि पिछले एक साल से इनका जो इन्फ्लेशन है, यानी जो महंगाई दर है कैनेडियन इकोनॉमी के अंदर, वो थोड़ी सी डिक्लाइन हो रही है, यानी कंट्रोल में आ रही है, पहली बात। दूसरा, वहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, वो एक डाउनफॉल से निकल रही है। वो पिछले एक साल से स्ट्रगल कर रही है, वो स्टैब्लिश नहीं हो पा रही है, वो रिवाइवल नहीं आ रहा है वहां पर। अगर इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, और लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है सबसे पहले मैन्युफैक्चर वहां का मारा जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के मूड में नहीं है, और गवर्नमेंट ने अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया तो कैनेडियन डॉलर आपका ऊपर जाएगा, और सॉरी नीचे जाएगा, और यूएसडी यूएसडी आपका ऊपर जाएगा, तो ओवरऑल यूएसडी कैड आपका ऊपर जाएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने 0.25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया तो यूएसडी कैड आपका नीचे आ जाएगा, यूएसडी कैड आपका नीचे आ जाएगा, क्योंकि कैनेडियन डॉलर भगेगा। तो कैनेडियन डॉलर कौन सी है, कोर्ट करेंसी है, तो ये ऊपर भगेगी, और जो बेस करेंसी है ये आपकी नीचे आएगी, ठीक है। तो इस बात का आपको खासम खास ध्यान रखना है। अब हम आते हैं गोल्ड के ऊपर। सबका चहेता, सबका दुलारा, सबका प्यारा गोल्ड, ठीक है ना। तो अब लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं, मैं तो हर वेबिनार में मतलब जब गोल्ड करता हूँ तो एक बार बड़ी हंसी आती है मेरे को, और मतलब क्या बोलूं कि दुनिया में कोई भी बंदा फॉरेक्स मार्केट में आता है तो सबसे पहले गोल्ड पे कूदता है। नया बंदा होगा तो गोल्ड, पुराना बंदा होगा तो गोल्ड, बीच का बंदा होगा तो गोल्ड, गोल्ड ही गोल्ड चाहिए सबको। कोई करेंसीज में ट्रेड करने के इंटरेस्ट नहीं है, सबको गोल्ड में ट्रेड करना है, सबको गोल्ड में फंड मैनेजर बनना है, ठीक है ना। खैर एनी हाउ, ये देखो यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है, और जब तक इसका लो होल्ड है 1885 1890 जो भी इसका लो है, जब तक ये होल्ड है तब तक गोल्ड आपका तेजी में है। 1935 और 1935 का ये बार बार रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है। एक बार 1935 तोड़ देगा तो मेरे को लगता है
कि 1950 जल्दी ही टच करेगा और 1950 के बाद 1960 भी जल्दी ही टच करेगा। ये एक एक्यूमुलेशन, इसको बोलते हैं बेस फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बेस फॉर्मेशन। यहाँ पे जो गोल्ड है बेस फॉर्म कर रहा है आपका, ठीक है ना, ऊपर नीचे करके। ये जो ऊपर नीचे मार रहा है ना, आपको क्या लग रहा है कि इसने तमाशा कर रखा है? तमाशा नहीं कर रहा, ये बेस फॉर्मेशन बोलते हैं इसको। इसमें जो स्मार्ट मनी होता है ना, वो हर लेवल पे बाइंग भी करता है, सेलिंग भी करता है, मार्केट को परख रहा है, उसकी मूवमेंट को परख रहा है, उसकी चाल को समझ रहा है कि कितना दम है इसके अंदर। तो ये जितना नीचे जाता है उतना ही ऊपर आता है, और ऊपर जाके नीचे आता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है। जैसे आज आप देखो, ये जिस स्पीड से नीचे आया उसी स्पीड से ऊपर भग गया, ये जिस स्पीड से नीचे आया इस दिन उसी स्पीड से ऊपर भग गया, ठीक है ना। तो इसमें अभी तेजी है। जब तक ये 1890 का लेवल, ये जो लो बनाया है इसने, इसके जब तक ये लो नहीं तोड़ता, 1935 कभी भी तोड़ सकता है और 1950 तक ये कभी भी जा सकता है, ठीक है ना। तो उसमें मंदी नहीं है, तो उसमें बहुत ज्यादा मंदी में मत बैठिएगा आप लोग। तो ये था आपका एनालिसिस। अब हम चलते हैं आज के फंडामेंटल फैक्टर्स के ऊपर। फंडामेंटल ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केट में इम्पेक्ट करते हैं? देखो दोस्तों, पूरे बाजार को चलाने वाला एक ही माई बाप है, वो है डॉलर। डॉलर को अगर आपने समझ लिया तो आपने समझ लो इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत को समझ लिया। आपने फॉरेक्स मार्केट के हर एक मूवमेंट को आपने समझ लिया। आपने करेंसीज में होने वाले हर एक चाल को समझ लिया। अब डॉलर को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा इन्फ्लेशन को, आपको समझना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट को, आपको समझना पड़ेगा मॉनेटरी पॉलिसीज को जो कि इंटरेस्ट रेट्स का पार्ट है। आपको समझना पड़ेगा बैंक की नीतियों को, सेंट्रल बैंक कौन हो गया अमेरिका का, फेडरल रिजर्व बैंक हो गया, उसकी नीतियों को। ये सारी चीजें जब आप समझ जाओगे, तब आपको डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट का कहीं ना कहीं आपको अंदाजा होगा। और आपको एक बार इसका अंदाजा हो गया तो यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और गोल्ड में बहुत आराम से, इवन यही नहीं, क्रॉस करेंसी पेयर में भी आप काम कर सकते हो, ठीक है ना। और जो डॉलर का मूवमेंट है, उनकी दोनों की कहानी, इन तीनों की कहानी आपस में कोरिलेटेड है। डॉलर, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, तीनों आपस में एक सूत्र में बंधे हुए हैं। इनको आपको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आज हम समझते हैं इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है दोस्तों महंगाई दर, ठीक है। क्या होता है? महंगाई दर। अब क्वेश्चन ये आता है कि महंगाई कौन बढ़ाता है? हमारे पास दो तरह के लोग होते हैं। एक बिजनेस क्लास होता है हम लोगों के पास, मतलब पूरे वर्ल्ड में बोल लो आप, या मैं भारत की अगर मैं बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक इंडिया की मैं बात करूँ, तो बिजनेस क्लास है और सर्विस क्लास है, ठीक है। अब बिजनेस में कोई भी बिजनेस हो गया, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हो, चाहे दुकान चलाते हो, चाहे मोची का काम करते हो, कपड़े सिलने का काम करते हो, कंसल्टेंसी देते हो, मतलब सब बिजनेस के अंदर आ गए। मतलब बिजनेस के अंदर भी दो है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, उसमें नहीं जा रहा मैं। सर्विस क्लास का मतलब मेरा यहाँ से है वो लोग जो जॉब करते हैं। सर्विस क्लास का मतलब है जो लोग जॉब करते हैं। अब जो बिजनेस वालों का घर है, वो इन जॉब वालों की वजह से चलता है, वो इन जॉब वालों की तरह वजह से चलता है। कैसे समझते हैं? मान के चलिए आज आपकी एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक बहुत बढ़िया नौकरी है, आप अच्छी सैलरी कमा रहे हैं, आपको टाइमली बोनस मिलता है, टाइमली आपको इंक्रीमेंट मिलता है कंपनी से, ठीक है ना। आज आपकी 1 लाख रुपए की सैलरी है, आपकी मान के चलो 1.5 लाख रुपए की सैलरी हो जाती है, या 1,20,000 रुपए की सैलरी हो जाती है, तो आप क्या करोगे? सैलरी बढ़ते आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, ठीक है। मेरे को अच्छी तरह याद है, जब हम 10,000 रुपए की नौकरी कर रहे थे तो 10,000 में भी खर्चा चला रहे थे। फिर जब हमारी नौकरी 25,000 रुपए की हुई तो 25,000 का अनुसार हमने खर्चा हो गया हमारा। फिर जब हमारी 50,000 की सैलरी हुई तो 50,000 के हिसाब से खर्चा हो गया हमारा। जब 1 लाख की सैलरी हुई तो 1 लाख के हिसाब से खर्चा हो गया हमारा। अब ये खर्चा कैसे हुआ? पहले भाई हमारे घर में पहले 10,000 वाला आरओ हुआ करता था, आज हमारे पास 25,000 वाला आरओ है। पहले हमारे पास 20-25,000 वाला फ्रिज हुआ करता था, आज हमारे पास लाख रुपए वाला फ्रिज है। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, आप लोग क्या करोगे? डिमांड ज्यादा करने लगोगे। आप लोग डिमांड ज्यादा करने लगोगे। आज आप 2,000 रुपए के शूज पहन रहे हो, कल को आपको लगेगा कि नहीं मेरे को 5,000 रुपए के शूज पहनने हैं। आज आपके पास दो जोड़ी शूज हैं, एक लेदर शूज है, एक आपके पास स्पोर्ट शूज है, एक जीन्स के साथ पहनते हो आप, एक ट्राउजर के साथ पहनते हो। कल को जब आपके पास इनकम आपकी इंक्रीज होगी, आप कहोगे नहीं मेरे पास ब्लैक कलर की पैंट है इसके लिए अलग शूज, ब्राउन कलर की ट्राउजर है उसके लिए अलग शूज, मेरे पास कार्गोज हैं उसके लिए अलग स्पोर्ट्स शूज, मेरे पास नैरो जीन्स है उसके लिए अलग शूज, ठीक है ना। फिर अभी मैं 20,000 का फोन यूज करता था एंड्रॉइड का, सैमसंग। आज मैं एप्पल यूज कर रहा हूँ, अब एप्पल में भी अलग अलग वेरिएंट है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है,
तो हम डिमांड करना ज्यादा चालू कर देते हैं। ठीक है ना। अब हम डिमांड किस चीज की करते हैं? जो चीज हम कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम मतलब खाना पीना नहीं, खाना पीना तो है ही। हम क्या क्या कंज्यूम करते हैं चलिए देखते हैं। हम इंटरनेट कंज्यूम करते हैं, हम लोग दवाइयाँ कंज्यूम करते हैं, मेडिकल बिल्स, मेडिकल एक्सपेंसेस। ठीक है ना। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, हम लोग लैपटॉप कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम का मतलब यूज करना। ठीक है ना, यूज करते हैं हम लोग। नए नए गैजेट्स यूज करते हैं, कपड़े यूज करते हैं, जूते यूज करते हैं। फिर खाने पीने में दाल, आज आप नॉर्मल दाल खा रहे हो, कल को आप ऑर्गेनिक दाल लेना पसंद कर दोगे। पहले मेरे को अच्छी तरह याद है, लोग सरसों के तेल में खाना बनाते थे। फिर आपका रिफाइंड आया, आजकल आपका ऑलिव ऑयल आ रहा है, पाम ऑयल आ रहा है आपका। ठीक है ना, तो लोग उसके अंदर ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, हाइजीनिक की तरफ जा रहे हैं। पहले लोग 40, अभी रिसेंटली की बात है, 40-50 रुपए किलो दूध आ रहा है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं हमारी सोसाइटी के अंदर जो 120 रुपए किलो दूध ले रहे हैं, हाइजीनिक के नाम पे, जर्मन गाय के नाम पे। 200 रुपए किलो दूध ले रहे हैं ऑर्गेनिक के नाम पे। ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं, अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, आप बेहतर चीज खा रहे हो। आज आपके पास इनकम इंक्रीज हो रही है तो आप फॉरेन टूर पे जा रहे हो। पहले आप कहाँ जाते थे? नैनीताल जाते थे, देहरादून उत्तराखंड चले गए, शिमला चले गए। लेकिन आज आपकी इनकम इंक्रीज हुई है, आप कहते हो भाई इन जगह पे सर भीड़ बहुत ज्यादा है, मेरे को पसंद नहीं है भीड़ वाली जगह। अब मैं जाऊंगा, दुबई जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, साइप्रस जाऊंगा, स्विट्जरलैंड जाऊंगा, यूरोप टूर जाऊंगा, थाईलैंड जाऊंगा, फलाना ढिमका, मतलब समझ रहे हैं बात को। तो जब आपका इनकम इंक्रीज हो रही है, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रही है। अब मान के चलो आपके घर के बराबर में किसी शॉपकीपर की दुकान है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, या किसी बनी की दुकान है जहाँ से आपके घर का राशन आता है। आजकल तो मेट्रो सिटीज में ऑनलाइन राशन आने लग गए, ग्रोफर्स आने लग गए, ब्लिंकिट आने लग गया, दुनिया भर के ऐप्स आने लग गए आजकल, उनसे आप ऑर्डर कर देते हो। ठीक है ना। लेकिन मान के चलो आप किसी आदित्य के मोड़ में चले जाते हो, रिलायंस के स्टोर में चले जाते हो, या बिग बाजार में चले जाते हो, वहां से लेके आते हो। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं, मैं मेट्रो सिटीज की बात नहीं करूंगा, मैं एज एन होल बात करूंगा, कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर आप किसी बनी की दुकान से सब सामान लाते हो। पहले आप 4,000 रुपए का राशन लाते थे, आज आपकी इनकम इंक्रीज हो गया, आज आप 10,000 रुपए का राशन ला रहे हो। पहले आप नॉर्मल सफेद कलर की ब्रेड खाते थे, आज आपको ब्राउन ब्रेड चाहिए, आपको व्हीट ब्रेड चाहिए, आपको गार्लिक ब्रेड चाहिए, सैंडविच ब्रेड अलग आ रही है। ठीक है ना। आज पहले आप मोनाको बिस्किट खाते थे, आज आपको क्रीम बिस्किट भी चाहिए, आपको हाइड एंड सीक बिस्किट भी चाहिए, आपको बॉर्बन भी चाहिए, आपको दुनिया भर के आइटम चाहिए। क्यों? आपकी इनकम इंक्रीज हो गई, आप डिमांड ज्यादा कर रहे हो। तो आपने पहले खर्चा 5,000 का था, आज आपने 10,000 रुपए का खर्चा कर दिया है। 10,000 रुपए का खर्चा करने से किसकी इनकम बढ़ेगी? उस दुकानदार की जिससे आप सामान परचेस कर रहे हो। उस दुकानदार की इनकम, अगर उस दुकानदार की इनकम बढ़ेगी तो किसकी इनकम बढ़ेगी? मैन्युफैक्चरर की। बीच में मैं डिस्ट्रीब्यूटर हटा रहा हूँ एक बार के लिए, इतनी ज्यादा नहीं डेप्थ में समझा रहा। मैन्युफैक्चरर, शॉपकीपर, कंज्यूमर। ठीक है, आप डिमांड ज्यादा कर रहे हो तो शॉपकीपर की इनकम बढ़ेगी। शॉपकीपर मैन्युफैक्चरर को फोन करके क्या बोलेगा? सर डिमांड बहुत आ रही है मेरे माल की, आपके माल की डिमांड बहुत आ रही है, और माल भेजो मेरे पास। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूस करेगा। तो अब जब शॉपकीपर की इनकम बढ़ेगी तो शॉपकीपर आपका कहाँ जाएगा? शॉपकीपर भी अपने बच्चों को अच्छे अच्छे होटल्स में लेके जाएगा, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में लेके जाएगा, अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाएगा। मैन्युफैक्चरर कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरर अपने बच्चों को अब्रॉड लेके जाएगा, फॉरेन ट्रिप पे लेके जाएगा, क्योंकि उसकी भी इनकम बढ़ रही है। ठीक है। अब मान के चलो अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि रिसेशन आ गया बाजार के अंदर। रिसेशन कैसे आया वो मैं तरीका बताता हूँ। अब इनसे क्या होगा? सबसे पहले इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा? महंगाई दर कैसे बढ़ेगा? क्योंकि आप जब चीजों की डिमांड ज्यादा कर रहे हो तो मैन्युफैक्चर क्या कहेगा? यार डिमांड ज्यादा हो रही है, रेट बढ़ा दो बहुत। मैं इतना प्रोड्यूस, 1 टन माल मैं प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हूँ, 2-2 टन माल की डिमांड आ रही है हर महीने। है ना, शॉपकीपर ने जीना हराम कर रखा है, माल भेजो माल भेजो। मेरी कैपेसिटी 1 टन की है माल बनाने की, 2 टन का ऑर्डर आ रहा है हर महीने का, कैसे करूं? एक काम करो, डिमांड ज्यादा, रेट बढ़ा दो, जिसको चाहिए बढ़ी हुई रेट मिलेगा। भाई बंदा बेनिफिट लेता है ना। आज कोरोना काल आ गया, या आज मान के चलो लॉकडाउन आ गया और आपको कहीं और जाना है किसी दूसरी सिटी, तो टैक्सी वाला क्या कहेगा? जिस सिटी के इंटरसिटी के चार्जेस 2,000 रुपए के हैं, टैक्सी वाला उसी चीज के 15,000 रुपए मांगेगा आपसे, 20,000 रुपए मांगेगा। और लोगों ने मांगे, जब लोग परेशान हुए थे कोरोना काल के अंदर तो लोगों ने बहुत पैसे चार्ज किए हैं। ठीक है ना। तो ऐसा ही होता है जब लगता है कि डिमांड ज्यादा है और प्रोडक्शन कम है, यानी आइटम है 10, खरीदने वाले हैं 100, तो आदमी सब बेनिफिट लेते कहते रेट बढ़ा दो, रेट इंक्रीज कर दो। चीजों की रेट इंक्रीज हो गई, रेट इंक्रीज हो गई, महंगाई बढ़ गई। अब महंगाई को सरकार कंट्रोल कैसे करेगी? सरकार इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देगी। अब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से महंगाई दर कैसे कंट्रोल होता है, इसको समझो आप।
मान के चलो मिस्टर XYZ है, इनकी 100 रुपए की इनकम है, समझने के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ 100 रुपए की इनकम है इनकी। इस 100 रुपए में से 70 रुपए खर्च कर देते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग पे के ऊपर, और 30 रुपए ये खर्च करते हैं EMI के ऊपर। भाई आपको पता है आज के भारतवर्ष के अंदर मिडिल क्लास आदमी किस पे चलता है? मिडिल क्लास आदमी लोन पे चलता है, चाहे वो पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, होम लोन हो, कैसा भी लोन हो, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या हुआ कि आपकी जो किस्त है 30 रुपए से बढ़कर 40 रुपए हो गई। अब आप कहोगे कि ये जो एक्स्ट्रा 10 रुपए है ये मैं कहाँ से लाऊं? तो आप इस 70 रुपए में जो आप खर्च कर रहे हो अपने लग्जरीज के ऊपर, आप लिस्ट बनाओगे यार क्या क्या आइटम मेरे को नहीं चाहिए, क्या क्या खर्चा कम करना चाहिए मेरे को। तो इसमें से आप क्या करोगे, 10 रुपए का आइटम परचेज करना कम कर दोगे। यानी अब आप अपने डिमांड को कम कर रहे हो, अपनी मांगों को कम कर रहे हो, अपने कंजम्पशन को कम कर रहे हो। ठीक है, आप पहले बनिए की दुकान से 10,000 रुपए का सामान लेते थे, अब आपने 6,000 रुपए का सामान कर दिया, 4,000 रुपए का सामान काट दिया आपने, समझ रहे हो। तो आपने यहाँ पे 10 रुपए कम कर दिए, 10 रुपए कम कर दिए क्योंकि आपको EMI में देने। अब आपको ये भी लगा कि यार EMI बढ़ गई है, इसका मतलब सेविंग पे ब्याज दर भी बढ़ गए हैं। सेविंग अकाउंट के ऊपर ब्याज दर भी पहले 5% मिलता था, अब 6% मिल रहा है, 1% एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो कुछ ना कुछ मैं और सेव करके बैंक में सेव करना चालू कर देता हूँ अपने फ्यूचर के लिए। तो आपने 10 रुपए और घटा दिए 70 रुपए में से। अब कितने रुपए बचे आपके पास? 50 रुपए। अब इस 50 रुपए में जब आप खर्चा करोगे तो आपने क्या किया, सामान बाजार से डिमांड करना कम कर दिया, आपने परचेजिंग करना कम कर दी। अब परचेजिंग करना जब आपने कम करी तो किसकी इनकम कम होगी? शॉपकीपर की इनकम कम होगी, क्योंकि यहाँ पे आप एकलौते एक बंदे नहीं हो, ठीक है ना। यहाँ पे आप एकलौते बंदे नहीं हो, दुनिया मिडिल क्लास, पूरी भारतवर्ष आपका मिडिल क्लास से भरा हुआ है, पूरा भारतवर्ष आपका मिडिल क्लास से भरा हुआ है, ठीक है ना। तो आपने डिमांड जब कम कर दी तो ऑब्वियस सी बात है शॉपकीपर की इनकम कम, शॉपकीपर की इनकम कम, मैन्युफैक्चरर की इनकम कम। क्योंकि मैन्युफैक्चरर क्या बोलेगा, मैंने तो अपना इतना सारा माल फैक्ट्री में बना के रख रखा है, तो मैं तो आगे नहीं बेच रहा, मैं तो नहीं प्रोडक्शन कर रहा और ज्यादा। तो जब वो प्रोडक्शन नहीं करेगा, उसका माल नहीं बिकेगा, तो सबसे पहले क्या होगा, वो अपने खर्चे कम करेगा। खर्चे कम करने में अपने एम्प्लॉइज को निकालेगा, लेबर को निकालेगा, ठीक है। तो जब लेबर को निकालेगा तो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, लोग जब अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो लोगों के पास परचेजिंग पावर जीरो हो जाएगी, और जब परचेजिंग पावर जीरो हो जाएगी तो बाजार में किसका खतरा मंडराएगा? रिसेशन का खतरा मंडराएगा, मंदी का खतरा मंडराएगा आपका। समझ रहे हैं बात को। अब इसको दूसरा एंगल समझो कि कोई MNC कंपनी जहाँ पे आप जॉब करते हो, हम उसका एग्जांपल लेके बात कर रहे थे, उसको 1,000 करोड़ का लोन चाहिए। अब 1,000 करोड़ का लोन पहले उसको मिल रहा था 6% पे, अब गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, 7% कर दिया है, तो 1% का ब्याज दर उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब उसने कैलकुलेट किया यार 1,000 करोड़ का 1% तो बहुत ज्यादा होता है, तो इतना पता लगा, मैंने बिजनेस में डाल दिया और कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, यानी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए मैं लोन ले रहा हूँ, कल को मेरा बिजनेस में नहीं चला और 1% की लायबिलिटी भी, तो अभी मैं बिजनेस एक्सपेंड नहीं करूंगा। MNC वाला कहता है मैं बिजनेस एक्सपेंड नहीं करूंगा, अभी अभी मंदी का खतरा मंडरा रहा है, मैं बिजनेस एक्सपेंड नहीं करूंगा। वो क्या करेगा, वो कहेगा जो हाईएस्ट सैलरी पे उसकी सैलरी या तो आधी कर दो या उस बंदे को निकाल दो, उसको ऑफर दे दो भाई तेरे को काम करना है तो आधी सैलरी पे काम कर, नहीं तो निकल जा। अब जिस बंदे की सैलरी हाईएस्ट है, उसकी सैलरी अगर आप आधी कर दोगे तो उसका भैया होम लोन भी चल रहा है, उसका पर्सनल लोन भी चल रहा है, उसने अपने बच्चों को महंगे स्कूल में भी डाल रखा है, उसकी फीस भी है, कैसे चलाएगा वो आधी सैलरी में? अब कहीं दूसरी जगह नौकरी ढूंढेगा तो नौकरी नहीं मिलेगी उसको। अगले चीज को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो रहा है, तो ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा सर, ठीक है। तो उसको क्या होगा, दूसरी जगह नौकरी नहीं मिलेगी, तो वो क्या करेगा, उसी कंपनी में रह के अपने खर्चे कम कर देगा, बाजार से डिमांड कम कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी कम यूज कर देगा, इंटरनेट खर्चा कम कर देगा, और चीजें डिमांड करना कम कर देगा, कपड़े परचेज करना कम कर देगा, लेना देना कम कर देगा, मतलब दुनिया भर की चीजें जो होती हैं एक इंसान की लाइफ के अंदर। तो ऐसे करके धीरे धीरे, अब मान के चलो ऐसा होता रहा, गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाती रही, इन्फ्लेशन कंट्रोल तो आ गया, लेकिन बाजार में रिसेशन आ गया, बाजार में रिसेशन आ गया। अब जब इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ेगा, तो अगर मान के चलो अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ गया 5%, 6%, 7%, तो वो इंडिया में पैसा क्यों इन्वेस्ट करेगा? वो इंडिया में पैसा क्यों इन्वेस्ट करेगा अमेरिकन इन्वेस्टर? वो कहेगा कि पहले तो मैं डॉलर को 80 रुपए में बेचूं, इंडियन रुपए के अंदर, इंडियन रुपए में लेने के लिए, फिर पता लगा जब मैंने वापस से पैसा निकाला तो डॉलर का रेट 85 रुपए हो गया, तो 85 रुपए में मैं खरीदूं, तो मेरे को 5 रुपए का नुकसान तो वही हो गया। तो मोटा मोटा मेरे को
5% का नुकसान तो मेरे को वहीं लग गया। कमाया मैंने भारत में क्या है, 6%, 7%, 8%। अगर मैं एफडी की रिटर्न की मैं बात करूं तो कितना कमा लिया मैंने, मैक्सिमम मैं कहता हूं उसने इक्विटी मार्केट में भी डाल दिया 10% कमा लिए, तो 5% तो उसने वहीं दे दिया करेंसी कन्वर्जन के अंदर, बचा 5%। अब 5% भी बोले मैं लेके जाऊंगा तो उसमें भी 10 तरह के खर्चे, ठीक है ना। इससे बेटर तो मैं अपनी इकोनॉमी में पैसा लगाऊंगा। फिर आस पास की जितनी भी पड़ोसी कंट्री हैं वो क्या कहेंगे, यार अमेरिका में पैसा लगाओ, यहाँ पे ब्याज दर सही है दूसरी कंट्री के बजाय, ठीक है ना, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो लोग क्या करेंगे, डॉलर को परचेज करना चालू कर देंगे। अब जब वो डॉलर को परचेज करेंगे फॉर द इन्वेस्टमेंट इन दैट कंट्री, तो क्या होगा, आपका डॉलर की वैल्यू बढ़ना चालू हो जाएगी। डॉलर के वैल्यू जब बढ़ना चालू होगी तो ऑब्वियस सी बात है डॉलर के रेट बढ़ेंगे। तो यही कारण है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो डॉलर की आपकी वैल्यू इंक्रीज होती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब मान के चलो रिसेशन आ गया बाजार के अंदर। अब रिसेशन आने के, रिसेशन तो आ गया, अब ग्रोथ कैसे आएगी इकोनॉमी के अंदर, गवर्नमेंट क्या करती है ग्रोथ लाने के लिए, गवर्नमेंट, अच्छा उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इन्फ्लेशन नापने के लिए, इन्फ्लेशन नापने के लिए आपके दो पैरामीटर होते हैं, एक होता है सीपीआई डेटा, एक होता है आपका पीपीआई डेटा, ठीक है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। इसके बारे में भी हम आने वाले वेबिनार्स के अंदर आपसे बात करेंगे, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट हमारे प्रीमियम कंटेंट हैं और ये सब हम अपने फंडामेंटल की क्लासेस में, जो हमारा एडवांस कोर्स चलता है उसके अंदर बताते हैं। तो ये सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि हम किस लेवल की नॉलेज बच्चे को देते हैं। तो वो नॉलेज अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। अब इन्फ्लेशन के बाद आती है कि भाई मार्केट, चलो मार्केट बहुत ज्यादा डाउनफॉल में आ गया, जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल हाई है, तो सरकार क्या करेगी, सरकार इंटरेस्ट रेट को डाउन कर देगी। अब इंटरेस्ट रेट को डाउन करने से क्या होगा, मान के चलो पहले 6% इंटरेस्ट रेट था, डाउन करते 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 2% पे आ गया, ठीक है। अब जो कॉर्पोरेट है जिसको पहले 1,000 करोड़ रुपए चाहिए था, वो कहेगा यार 4% का फायदा हो रहा है मेरे को, पहले मेरे को 6% या 7% पे लोन मिल रहा था, अब मेरे को 2% पे लोन मिल रहा है। तो एक काम करे, 1,000 की जगह 1,500 करोड़ रुपए का लोन ले लेते हैं। तो जब ही इसको लोन अप्रूवल हो जाएगा, इसको लोन मिल जाएगा 2% पे, तो ये क्या करेगा, अलग अलग सिटी में ऑफिस खोलेगा, अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, उसके लिए नए नए स्किल्ड एम्प्लॉयज को हायर करेगा, उनको अच्छी सैलरीज देगा, बोनसेस देगा। लोगों को जब सैलरीज मिलना चालू हो जाएंगी, हायरिंग चालू हो जाएगी, बोनसेस चालू हो जाएंगे, तो लोग क्या करेंगे, लोग खर्चा करना चालू करेंगे। खर्चा करना जब चालू करेंगे तो क्या होगा, शॉपकीपर की इनकम वापस बढ़ना चालू, मैन्युफैक्चरर की, तो रोटेशन घूम जाएगी। कोरोना के बाद क्या हुआ, जब इकोनॉमी में मंदी आ गई थी, इंडस्ट्री बंद हो गई थी, आपके पूरा भारतवर्ष बंद हो गया था, पूरा वर्ल्ड बंद हो गया था। उसके बाद अभी पिछले 2 साल के अंदर जॉब की हालत बहुत सुधरी है भारतवर्ष के अंदर। बहुत लोगों को अच्छी अच्छी सैलरीज, मैं ऐसा देखता हूँ कि जो छोटे छोटे कॉलेजेस हैं, छोटे छोटे कॉलेजेस में जो फ्रेशर हैं, सीधे सीधे 15 लाख का पैकेज, 25 लाख का पैकेज, और जो अच्छे कॉलेजेस हैं वहां पे तो 1-1 करोड़ का पैकेज जाता है, ठीक है ना। जॉब्स की कमी नहीं है आज के टाइम में, लोग स्टार्टअप बहुत कर रहे हैं। पहले किसी भी हिल स्टेशन पे इतनी भीड़ नहीं होती थी, आज मेरे को हिंदुस्तान का ऐसा एक हिल स्टेशन बता दो जहां आज पैर रखने की जगह हो, कहीं पर भी पैर रखने की जगह नहीं है। और वहां पे आप जाके देखोगे तो वहां पे कोई अल्ट्रा रिच लोग नहीं आ रहे, आपके और मेरे जैसे मिडिल क्लास लोग या लोअर मिडिल क्लास लोग सबसे ज्यादा वहां पे जा रहे हैं घूमने के लिए। आप किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी एरिया में चले जाओ, आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी आपको। और जो मेट्रो सिटीज के तहत दिल्ली एनसीआर के आसपास, जैसे आपका हरिद्वार है, देहरादून है, ऋषिकेश है, मनाली है, शिमला साइड चले जाओ आप, इधर तो आपको जगह ही नहीं मिलेगी पैर रखने की। तो अगर आदमी कमा रहा है तभी तो खर्च कर रहा है, आदमी आज कमा रहा है तभी तो अपने लग्जरीज पे खर्च कर रहा है। आप खुद सोचो कि कोरोना से पहले आपकी बेटर लाइफ थी या आज आपकी बेटर लाइफ है, कोरोना से पहले आपकी बेटर लाइफ थी या आज आपकी बेटर लाइफ है, खुद अपने आप को आंसर दो इस बात का कि हाँ आज मेरी बेटर लाइफ है, कोरोना से पहले मैं कुछ और कमाता था, आज मैं कुछ और कमा रहा हूँ। एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी नहीं होगी, जिनके किस्मत ने साथ नहीं दिया है, जो भी रीजन रहा हो, लेकिन 99% लोगों की आज बेहतर कंडीशन है पहले से, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे या घटेंगे, इसको हम कैसे देखें। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने घटने के पीछे सबसे पहले प्राइम फैक्टर है आपका इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन दो चीजों से नापा जाता है, आपका सीपीआई डेटा और पीपीआई डेटा। उसके बाद आपका आता है जीडीपी डेटा, रिटेल सेल्स डेटा।
रिटेल सेल्स मतलब कि कितना सेल्स हुई आपकी पिछले महीने, पिछले क्वार्टर में, कितना आपका माल बिका है दुकान पे, क्या आपने नए एम्प्लॉयज रखे हैं, क्या आपने नया माल परचेज किया है, उन सब डेटास का आंकलन होता है इसके अंदर, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा, नॉन फार्म पेरोल, अच्छा इससे पहले इन्फ्लेशन से पहले आता है आपका नॉन फार्म पेरोल अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, उसके बाद जीडीपी रिटेल सेल्स डेटा, उसके बाद आपका आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज पीएमआई डेटा आता है आपका। तो ये सारे डेटास को जब आप आंकलन करोगे, इन पे रिसर्च करोगे, तो ये सारे डेटास आपको बता देंगे कि भाई इंटरेस्ट रेट बाजार में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ये पूरी इन डेप्थ स्टडी है, एक एक डेटा का एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, एक एक डेटा को आपको इन डिटेल देखना पड़ेगा, तब जाके आप इसका एनालिसिस कर पाओगे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा लॉन्ग टर्म के अंदर। और जब आप ये करने में सक्षम रहे तो आप डॉलर इंडेक्स को पकड़ पाओगे कि डॉलर इंडेक्स लॉन्ग टर्म के अंदर डाउन ही है। तो अगर शॉर्ट टर्म के अंदर डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर जाता है, तो यहाँ पे आप सेल पोजीशन ही बनाओ, वही आपके लिए बेटर है। दूसरा, यूरो यूएसडी में और डॉलर इंडेक्स में इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो यूरो आपका नीचे आता है, जीबीपी नीचे आता है, गोल्ड नीचे आता है, ध्यान रखना इस बात को। और ये अगर नीचे जाएगा तो ये तीनों ऊपर जाएंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से घटने से डॉलर पे क्या इंपैक्ट आता है, कब कैसे इंपैक्ट आता है, उसको समझ लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले आपको ये साइकिल समझनी है कि सबसे पहले इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, फिर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। अब इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ाने से इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ जाती है, इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर इकोनॉमी में वापस से जान डालने के लिए सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को काटता है, फिर इकोनॉमी बढ़ती है, फिर इन्फ्लेशन। तो ये एक सर्कल है जो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अब कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स की डेटा पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखो, एक होता है मार्केट एक्सपेक्टेशंस कि मार्केट इंटरेस्ट रेट्स को लेकर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। अब ये कौन लोग हैं, ये मैं और आप लोग नहीं है। मार्केट एक्सपेक्ट में बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हो गए, बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर्स हो गए, बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर्स हो गए, बड़े बड़े बैंकर्स हो गए। इनका सर्वे होता है, इनसे पूछा जाता है भाई आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो बाजार से, तो ये बोलते हैं रेट हाइक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ना चाहिए। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो डॉलर पे क्या इंपैक्ट आएगा, मैंने आपको पहले सिखा दिया था कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो डॉलर बढ़ना चाहिए। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट क्या आता है कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को होल्ड कर देती है, नहीं बढ़ाती। तो नहीं बढ़ाने से क्या होगा, डॉलर का सेंटिमेंट हिट मारेगा, नेगेटिव सेंटिमेंट पैदा होगा और डॉलर को नीचे की तरफ खींचेंगे। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि रेट कट होगा, यानी इंटरेस्ट रेट अगर कट होगा तो डॉलर की वैल्यू क्या जानी चाहिए, नीचे जानी चाहिए। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं होता, सरकार उसको होल्ड पे डाल देती है, तो ये पॉजिटिव हो जाता है। कहता है ना कि अगर किसी बकरी को काट रहे हो और वो बच जाए तो कितनी खुशी मनाएगा, कितनी खुशी मनाएगा कि मैं बच गया। तो ऐसे ही डॉलर के साथ है कि इंटरेस्ट रेट कट रहा था, डॉलर को नीचे जाना था, नहीं काटा इंटरेस्ट रेट, बच गया डॉलर, ऊपर भगेगा डॉलर। बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को होल्ड करेगी, ना बढ़ाएगी ना ही काटेगी, तो ये भी नेगेटिव रहता है। लेकिन सरकार ने मान के चलो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, डॉलर आपका भाग जाएगा। ऐसे रेट होल्ड का भी है, तो आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फंडामेंटल्स यहाँ पे खत्म नहीं होते, ये तो सिर्फ एक मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। इसके बाद हर एक डेटा का एनालिसिस, हर डेटा को समझना, ये हम सारे प्रीमियम कंटेंट के अंदर कवर करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भाई ये वाला जो एस्पेक्ट है मैं समझूं, मैं देखूं, क्योंकि अगर आपको कल को बड़ा फंड मैनेज करना हो 50 करोड़ 100 करोड़ का, तो आप टेक्निकल के बेसिस पे नहीं कर पाएंगे। आज जो आप करते रहते हैं ना कि 1950 पे गोल्ड खरीद लो, 1922 पे खरीद लो, 1900 पे खरीद लो, एवरेज करते रहते हो, ऐसे पोर्टफोलियो मैनेज नहीं होते हैं, ठीक है ना। उसके लिए प्रॉपर सिस्टमेटिक फंडामेंटल व्यू बनाया जाता है, लॉन्ग टर्म व्यू बनाया जाता है, फिर पोजीशन बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि लोग 1922 पे खरीदा गोल्ड, 24 में निकाल दिया, मजे आ गए, $2 2 पॉइंट अंदर। ऐसा नहीं होता है बच्चों वाली ट्रेडिंग। ये वीडियो गेम आप तब तक खेल रहे हो जब तक आप 1000 10,000 डॉलर से काम कर रहे हो। जब बड़ा फंड आएगा ना तो उसके लिए अलग ही स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। तो खैर, जो भी आप लोग इंटरेस्टेड हो, आप ankitgoelforex.com पे जाके रजिस्टर करें, उनसे बातचीत करें कोर्स के लिए। तो नया बैच जल्दी ही स्टार्ट हो रहा है। टिल देन, थैंक यू सो मच।